Assalamu alaikum everyone. My name is Aiza and today I will be explaining you chapter 3 of maths class 9. तो chapter 3 है sets. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे सेट्स होते क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, रूल्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होती हैं, फिर एंड पे हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेट्स क्या होते हैं. बेसिकली सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct objects. Objects भी कह सकते हैं और elements भी कह सकते हैं. अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कलेक्शन क्या होती है. बेसिकली किसी भी चीज को इकट्ठा करना, उनका ग्रुप बनाना एक कलेक्शन कहलाता है. अब जैसे कुछ लोगों को शौक होता है स्टोन्स की कलेक्शन बनाने का, तो वो अपने एनवायरनमेंट में से, इर्द गिर्द में से, या वो कहीं भी जाते हैं तो वहां से स्टोन्स इकट्ठे करते हैं और फिर स्टोन्स की एक कलेक्शन बनाते हैं. उस कलेक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं. तो इसी तरह सेट्स भी एक कलेक्शन होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो कि वेल डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं. अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेसिफाइड हो, जिसको अगर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन में डालें तो वो हमें समझ आ रही हो, डिफाइंड हो, उसके अंदर सूटेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, अब हम सेट्स के ही बारे में पढ़ेंगे तो हम सेट्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट ले लेते हैं ऑफ इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन. अब हम 2 नंबर्स लेते हैं 4 एंड 7. अब जो नंबर 4 है, अगर हम उसको सेट ऑफ इवन नंबर्स में इंक्लूड करें तो क्या नंबर 4 इस सेट में सही लगेगा? क्या नंबर 4 एक इवन नंबर है और अगर हम इस नंबर को इस इवन नंबर के सेट में ऐड करें तो क्या ये वेल डिफाइंड होगा? क्या ये स्पेसिफाइड होगा और सुटेबल होगा? यस, क्योंकि नंबर 4 एक इवन नंबर है, तो अगर हम उस नंबर को इस सेट में ऐड करें तो वो बिल्कुल सही होगा, सुटेबल होगा और वेल डिफाइंड होगा. तो ये सेट कहलाएगा वेल डिफाइंड सेट. अगर हम इस नंबर 7 को इस सेट में ऐड करें, अगर हम इसको ऐसे लिखें, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 7 अप टू सो ऑन. अब मुझे बताएं, क्या 7 एक इवन नंबर है? नहीं, 7 एक इवन नंबर भी नहीं है और ये सेट ही इवन नंबर का है. तो क्या ये नंबर इवन नंबर्स के सेट को डिफाइन कर रहा है? बिल्कुल नहीं. तो ये सूटेबल नहीं है, इसलिए ये सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा. तो ये सेट की एग्जाम्पल में नहीं आएगा. अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्टिंक्ट पे. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. अब डिफरेंट कैसे? अगर हम 2 सेट्स ले लेते हैं. सेट नंबर 1 हम लोग लेते हैं S विच इज इक्वल टू 4, 5 एंड 6. सेट नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं 7, 8 एंड 4. ठीक है, 4 ले लेते हैं. अब इन दोनों सेट्स में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन हो? जी, आप कह सकते हैं, क्योंकि नंबर 4 दोनों सेट्स में मौजूद है, दोनों सेट्स में प्रेजेंट है और दोनों सेट से बिलोंग करता है. तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 4, लेकिन बाकी 2 एलिमेंट्स डिफरेंट है. और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. तो ये सेट तो ये जो सेट हमने लिखा है ये डिस्टिंक्ट सेट है. ठीक है. अब अगर हम इसी तरह एक और सेट की एग्जांपल लें, सेट S को हम वही कंसिडर करेंगे 4, 5 एंड 6, लेकिन हम लोग सेट N के एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे 6, 4, 5. अब आप मुझे बताएं, इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है. तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इन दोनों सेट में जो कि डिफरेंट हो? नहीं. तो ये दोनों सेट डिस्टिंक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं है. तो ये दोनों सेट कहलाएंगे, ये डिस्टिंक्ट नहीं हुए, ये दोनों सेट कहलाएंगे सिमिलर और इक्वल सेट्स. सिमिलर और इक्वल सेट्स. अब अगर आपसे कोई एग्जांपल या डेफिनेशन पूछते हैं सेट्स की, तो आप बताएंगे सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड मींस स्पेसिफाइड और सुटेबल थिंग्स एंड डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट एलिमेंट्स. अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे इनकी टाइप्स. अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स. सेट्स की 4 टाइप्स हैं. ठीक है. टाइप नंबर 1 में आ जाते हैं हमारे पास टेबुलर सेट्स, जो कि मोस्ट कॉमन आप कह सकते हैं, जिसकी भी मैंने भी एग्जांपल दी. टाइप नंबर 2 में आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव सेट.
डिस्क्रिप्टिव सेट, और टाइप नंबर 3 में हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और जो लास्ट टाइप है वो है सिंबॉलिक फॉर्म। अब जो टैबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये दोनों मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब इनके कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। टैबुलर फॉर्म में हम लोग एक कैपिटल लेटर लेते हैं डिनोट करने के लिए सेट को, इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स की मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें इस तरह आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे ये वाले सेट्स के लिए। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, फिर हम अपने एलिमेंट्स लिस्ट कर देंगे, वो सेट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, फिर कर्ली ब्रैकेट हम डाल देंगे, अप टू सो ऑन डाल देंगे। अगर वो एक ऐसा सेट है जो इनफाइनाइट नंबर्स जो उसके एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है, तो हम अप टू सो ऑन का यूज करेंगे। अगर वो फाइनाइट है और वो स्पेसिफाइड है कि फॉर एग्जांपल 0 से 10 तक है या बिटवीन 0 and 10, फिर हम लोग अप टू सो ऑन का यूज नहीं करेंगे, एंड पे कर्ली ब्रैकेट्स डाल देंगे। तो ये होगी एग्जांपल, को एक रैंडम सेट की एग्जांपल दी थी। अब हम इसी को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब इसी नेचुरल नंबर्स के सेट को अगर हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे n is equal to the set of natural numbers। तो अगर हम एक फॉर्म में ये लिखें कि n is equal to the set of natural numbers, या हम लिखें n is equal to curly bracket 1 2 3 4 up to so on, इन दोनों का मतलब सेम होगा, इन दोनों का मतलब होगा सेम। अब हम थर्ड फॉर्म की तरफ चलते हैं जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म। बेसिकली इस फॉर्म में और इन दोनों फॉर्म में ये डिफरेंस होता है, इस फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, इस फॉर्म में वर्ड्स और लेटर्स यूज किए जाते हैं, सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, जबकि इस फॉर्म में सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सिंबल्स कौन से? बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है सच दैट। अच्छा, अब मैं आपको इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। इसको हम ऐसे लिखेंगे, n is equal to curly bracket x such that x belongs to n। मतलब कि n सेट है x का such that x belongs to n, मतलब वो x वो नंबर है जो कि n यानी नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है, उसी का एलिमेंट है। यानी 0 होल नंबर्स वाली 0 नहीं आता है नेचुरल नंबर्स में, 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये आ गई हमारी 3 टाइप्स। अब लास्ट टाइप की तरफ आते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे अपनी बुक में, जहां पर हमें इसकी एग्जांपल्स गिवन होगी, वो मैं आपको तब बता दूंगी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो है सेट्स, उनको लिखने के रूल्स क्या होते हैं। जैसे अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज होती है, कोई रूल्स होते हैं, इसी तरह सेट्स को लिखने के भी रूल्स होते हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। सेट्स को लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। अब पहले मैं यहाँ पे एक सेट लिखती हूँ, फिर मैं आपको वो सेट लिखना सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज कर रही हूँ O का टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। अब यही सेट मैं आपको रूल्स का यूज करते हुए लिखना सिखाऊंगी। रूल नंबर वन ये है कि हमने सबसे पहले देखना है सेट को डिनोट करने के लिए एक लेटर यूज करेंगे हम लोग सेट को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेट बनाया है ऑड नंबर्स का। अब ये मुझ पे सपोज करता है कि मैं ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए O यूज करूं, F यूज करूं, S यूज करूं या कोई भी लेटर यूज करूं। लेकिन अगर मैं इसी के स्पेसिफिक वर्ड यूज करूंगी, जैसे ऑड में O आता है, तो फिर ये ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 है कि आपने सिलेक्ट करना है एनी लेटर टू रिप्रेजेंट योर सेट, रूल नंबर 2 पर आते हैं।
तो हमने जो लेटर सिलेक्ट किया है जो हमारे सेट को रिप्रेजेंट करेगा वो लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट करे इस सेट को, नेवर। तो रूल नंबर 2 है द रिप्रेजेंटेटिव लेटर शुड बी कैपिटल। अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे इक्वल्स टू और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिनोट सेट्स। अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो रूल नंबर 3 हम लोग लिखेंगे कि सेट को स्टार्ट करने से पहले और उसको खत्म जब आप एंड करते हैं एलिमेंट्स लिखने के बाद, तो यू विल यूज कर्ली ब्रैकेट्स। यूज कर्ली ब्रैकेट्स before starting and after ending your set. Ending your set. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग एंड एट द एंडिंग, ठीक है। तो आफ्टर एंडिंग की जगह हम लिख सकते हैं एट एंडिंग व्हेन यू आर एंडिंग योर सेट, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं रूल नंबर 4 की तरफ कि हम लोगों ने रूल नंबर 4 वी हैव टू यूज कॉमास। ये देखें ना, मैंने जैसे एक एलिमेंट लिखा दूसरा एलिमेंट, तो इनके दरमियान हम कॉमास यूज करेंगे। वी यूज कॉमास बिटवीन एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग जो टर्म यूज करेंगे, जो हमें टर्म पता होनी चाहिए, जो एक और रूल है वो है अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक कॉमा डालेंगे अपने लास्ट एलिमेंट के बाद। टू रिप्रेजेंट अप टू सो ऑन वी यूज, पहले हम यूज करेंगे कॉमा और फिर डॉट्स एंड देन दी कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लिख के, क्योंकि अब इससे आगे तो हम एलिमेंट्स लिखेंगे नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम कर्ली ब्रैकेट डालने से पहले इसका लास्ट एलिमेंट लिख दें, लेकिन ये इनफाइनाइट है। अगर 50 तक हो तो हम 50 तक तो सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, फिर हम डॉट्स डाल सकते हैं और एंड पे 50 लिख दें। लेकिन जैसे अभी ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो इनफाइनाइट सेट है, उसमें बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो इसमें हम लोग एंड पे नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ सेट ऑफ 50 नंबर्स, f इज द सेट ऑफ 50 नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 या बिटवीन 1 and 50, या अगर मैं कहूँ इंक्लूसिव 50, तो हम इसके यहाँ पे 50 लिखेंगे एंड देन हम इसको क्लोज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे अप टू सो ऑन के लिए, डॉट्स वगैरह, और एंड पे हमने वही जो मैंने पीछे लिख दिया कर्ली ब्रैकेट डाले। अब इन सारे रूल्स को यूज करते हुए मैं आपको यहाँ पे एक सेट लिख के दिखाती हूँ। अच्छा, अब हम सबसे पहले रूल देखते हैं, सिलेक्ट एनी लेटर टू रिप्रेजेंट योर सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्वेश्चन आता है राइट द सेट ऑफ f that is the set of numbers between 5 to 90। अच्छा ठीक है, ये मैंने लिख दिया 5 to 90। अब इस क्वेश्चन में हम कुछ ऐसे, हमें पॉइंट्स गिवन है जिनको हमने नोट करना है। सबसे पहले इन्होंने हमें एक लेटर ऑलरेडी बता दिया जिससे हम सेट रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने हमें बता दिया कि ये नंबर्स का सेट है। बिटवीन मतलब कि ये दो नंबर्स इंक्लूसिव नहीं है, हम 5 को नहीं लिखेंगे और 90 को नहीं लिखेंगे। बिटवीन 5, स्टार्टिंग लिमिट क्या है 5, एंडिंग लिमिट क्या है 90। अब हमें इसमें ये नहीं गिवन इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कि हमें ये पहले से पता है, हमने उसके मुताबिक डिनोट करना है, नहीं। इसमें हमें लिमिट भी पता है और नंबर्स भी स्पेसिफाइड है। अब रूल नंबर 1 है सिलेक्ट एनी लेटर टू रिप्रेजेंट योर सेट। लेटर ऑलरेडी गिवन है f इज इक्वल टू, आगे देखें रिप्रेजेंटेटिव लेटर शुड बी कैपिटल, लेटर कैपिटल है, इज इक्वल टू। अब आगे यूज करने हैं कर्ली ब्रैकेट्स बिफोर स्टार्टिंग दिस सेट, ये यूज कर लिया हमने कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है वी शुड यूज कॉमास बिटवीन एलिमेंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट एलिमेंट से जो कि 5 के बाद 6, फिर हम कॉमा यूज किया एलिमेंट्स के दरमियान 6, 7,
8 9। अब उसके बाद आ गया टू रिप्रेजेंट अप टू सो ऑन वी यूज कॉमा एंड डॉट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट। अब मैं यूज कर रही हूँ अप टू सो ऑन क्योंकि मैं 49 तक 89 तक नंबर्स नहीं लिख सकती, इसीलिए हम लोग सेट की ये प्रॉपर्टीज यूटिलाइज करते हैं ताकि अपना टाइम सेव कर सके। अच्छा, अब हम लोग के पास 6 7 8 9 लिख दिया, अप टू सो ऑन यूटिलाइज किया, एंड पे मैं इसको 89 लिख के फिनिश कर दूंगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट गिवन थी इसलिए मैंने यहाँ पे 89 लिखा है। अगर मुझे लिमिट ना गिवन होती तो मैं 89 ना लिखती, क्योंकि अगर मैं 89 ना लिखती तो वो अप टू सो ऑन यानी एंड तक इन्फिनिटी तक चला जाता है, जबकि यहाँ पे मुझे लिमिट गिवन है। ठीक हो गया। अब हमने इसके जो है रूल्स भी डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट, वेन डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट्स। वेन डायग्राम आपने 6 7 8 में स्टडी किया होगा, अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं भी भूल गई थी, लेकिन फिर आप रिवाइज करेंगे तो फिर आपको सब कुछ याद हो जाएगा, तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ओके, सो टॉपिक हमारा वही है सेट्स। अच्छा, अब हम इसमें लिखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, पहले मैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, देन आई डिस्कस द प्रॉपर्टीज। ये है एक वेन डायग्राम। क्या आपको इसको देख के याद आया? जरूर, हमने ये बनाई थी 6 7 8 में। अच्छा, तो अब हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। वेन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो ये एक रेक्टेंगल बनाई जाती है, जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यूज करते हैं सर्कल्स या फिर ओवल्स टू रिप्रेजेंट दी सबसेट्स। फिर हम लोग जो है ये जो हम इंटरसेक्शन करते हैं उसके लिए हम इन दोनों जो सर्कल्स हैं इनको इंटरसेक्ट कराते हैं टू रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन। ये भी मैं आपको बताती हूँ इंटरसेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल और फिर तीसरा सर्कल टू रिप्रेजेंट कि जो एक, अगर हम इसको बी कह दें और ये ए कह दें, तो जो बी सबसेट है वो कंप्लीटली सबसेट ऑफ ए है, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, उसके अलावा बी के पास डिफरेंट और कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट सबसेट के लिए, कंप्लीट सब सेट के लिए। फिर हम लोग ये 3 अलग सर्कल्स यूज करते हैं या 2 अलग सर्कल्स जब नो कॉमन एलिमेंट्स हो, कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, एलिमेंट्स लिख देते हैं साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होती है और कंप्लीट सबसेट क्या होता है और नो कॉमन एलिमेंट्स, ये सब कुछ क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी 2 सेट गिवन है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो खुद ही डिराइव हुए हो, हमेशा एक सेट का सबसेट होता है। इफ आई टेक 2 सेट्स, सेट ऑफ चले हम लोग एस की जगह यू ले लेते हैं। इफ आई टेक यू, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, एंड देन आई टेक ओ एंड देन आई टेक ई। ई में मैं लूंगी 0 2 4 6 8 10 और इसमें मैं लूंगी 1 3 5 7 9। ये मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सके और आपको इजीली समझ भी आ जाए। अब मैं एक और U के नाम से सेट लूंगी, उस सेट में होगा 0 1 2 3 4 5 6। वैसे मैं अब तो सो ऑन यहाँ पे यूज करती हूँ, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट कर दूंगी अप टू 10। ठीक है, अच्छा, अब जो U है, U इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल क्या होता है? केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा या फिजिक्स में या साइंस में कि वाटर इज अ यूनिवर्सल, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर हर चीज को डिसॉल्व कर लेता है, उसमें हर चीज ऑलमोस्ट ऐड हो जाती है जो कि यूनिवर्स में है। इसी तरह यूनिवर्सल सेट वो होता है, वो सेट जिसमें ऑलमोस्ट सारे सबसेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब कि वो एक ऐसा बड़ा सेट जिसके अंदर बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स फिट हो जाते हैं, सुटेबल हो जाते हैं, वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट 0 से लेके 10 तक है। अब मैंने एक सेट बनाया O, एक सेट बनाया E, क्या इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में आते हैं? ऑफ कोर्स आते हैं। 1 इधर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 0 2 4 6 8 10, ये सारे एलिमेंट्स गिवन है। तो क्या हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं क्योंकि इसमें इन दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं? ऑफ कोर्स कह सकते हैं।
सो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगल। मतलब कि अब हमने जैसे वाटर का, अगर वो आपको वही एग्जांपल देती हूँ, वाटर में अगर हमने सॉल्ट ऐड किया, साथ हमने ऐड किया कह लें शुगर ऐड कर दी, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हमने ऐड किया वाटर में ऐड किया, तो मेन क्या रहेगा, वाटर। बीच में सॉल्यूट्स जो आ जाएंगे, जो बीच में सॉल्यूट्स आ जाएंगे वो होंगे सॉल्ट और शुगर। अब जो इसी तरह यहाँ पे यूनिवर्सल सेट रहेगा, ये सेट, जो इसके अंदर सॉल्यूट्स होंगे वो ये वाले सबसेट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल्स और ओवल से। अब जैसे मैंने अगर इसका वेन डायग्राम बनानी है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक सर्कल बनाऊंगी, उसमें लिखूंगी 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 एंड 10 हो गए। अब क्या इन दोनों में कोई एक कॉमन एलिमेंट है? नहीं ना, तो ये दोनों आपस में अलग रहेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। मतलब जब भी आप दो एलिमेंट्स लिखते हैं किसी भी यूनिवर्सल सेट के, ठीक है, तो अब मैं लिखती हूँ 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 10। इन दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम इनको इंटरसेक्ट आपस में नहीं करा सकते एज गिवन हियर, ठीक है। तो हम इन दोनों को सेपरेट लिखेंगे। ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। अगर मैं यहाँ पे 11 ऐड कर दूं साथ, तो 11 वैसे तो इस सेट में होता है, ऑड नंबर का सेट है, लेकिन अगर मैं ओ को नॉर्मली एज अ लेटर यूज करूं, ऑड नंबर के सेट के लिए ना यूज करूं, तो 11 मैं यहाँ साइड पे लिख सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ, कहीं भी एक दफा लिख सकती हूँ 11 इन दी यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है सर्कल्स के अंदर, सेट के अंदर, किसी भी सबसेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यूनिवर्सल सेट में तो है, हम तो यूनिवर्सल सेट को भी यूज करें रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब हम इसको जो यूनिवर्सल सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे यू इस रेक्टेंगल के अंदर। अब जो ये वाले सेट्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनके साथ भी एक लेटर लिखेंगे जो कि बताएगा हमें कि ये कौन सा सेट है। अगर दोनों सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर किसी ने ये देखा ही नहीं, किसी को सॉल्विंग ही नहीं पता, सिर्फ लिखा है ऑड और इवन टिल 11, ये मैंने ना लिखा हो, ठीक है, सिर्फ पता हो ऑड और इवन, तो उसको कैसे पता चलेगा कि अच्छा इनमें से ऑड कौन सा इवन कौन सा, जब तक कि बंदे को पता ना हो कि ऑड और इवन कौन से नंबर है। अगर हम नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें लेबलिंग करना हर जगह जरूरी है। यू को हम यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, यहाँ पे मैंने ओ को यूज किया ऑड और ई को इवन के लिए। अब अगर हम इसी की एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी यूनिवर्सल सेट को कंसिडर करके। एक हम ले लेते हैं सेट एस जिसमें है 1 3 5 7। एक हम ले लेते हैं सेट एफ जिसमें है 4 9 5 3 2। अब हम इन दोनों को लिखते हैं सेट में। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले लिखे सेट एस, सबसे पहले मैं लेबल कर लूंगी ताकि मैं एलिमेंट्स लिखने के बाद ये ना भूलूं कि मैंने लेबल करना है। अब मैंने सेट एस के एलिमेंट्स लिखने हैं 1, मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद 3। अब मैंने देखना है कि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, अगर इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है तो देखिए यहाँ पे इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं, 3 भी है कॉमन। इस सेट की तरह नहीं है, इस सेट की तरह नहीं है जहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें है कॉमन। पहले मैं हमेशा वेन डायग्राम बनाने से पहले ये चेक करूंगी कि इसमें कुछ कॉमन है, हाँ है, कॉमन एलिमेंट है, तो ये 3 भी कॉमन है, फिर 5 भी कॉमन आ गया। अब और कोई है? 4 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, 2 7 1 नहीं, इनमें से तो और कोई कॉमन नहीं है, मतलब कि ये दोनों नंबर्स कॉमन आ गए। तो फिर मैं इनको लिखने के लिए लिखूंगी 3 लिखूंगी मैं कॉमन जगह पे। आप लोगों ने याद है, आप लोगों को केमिस्ट्री में, साइंस में आप लोग इस तरह बनाते होते हैं सर्कल्स, ये होता है इन तीनों का हिस्सा, ये इन दोनों का, फिर ये इन दोनों का और ये इन दोनों का। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम वही सेम यूज करें, कोई नई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत आसान सी रैंडम सी चीजें, इसको रिलेट करें आप। तो अब ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया कॉमन एरिया में। अब यहाँ पे 7 सेट एस का, ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वेन डायग्राम में एस और एफ को, साथ में ये यू भी ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट में इसमें नहीं है? 0 है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, 1 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 3 मैंने कर दिया कवर, 3 भी कर दिया, 4 भी कवर कर दिया, 5 भी कवर कर दिया, 6 किया कवर, नहीं 6 में लिखूंगी, 7 मैंने कवर कर दिया, 8 किया कवर, नहीं 8 भी नहीं किया, 8 भी लिखूंगी, फिर 9 किया मैंने कवर, 9 किया मैंने, 9 किया मैंने, ये 9 लिखा हुआ है, उसके बाद 10 किया मैंने कवर, नहीं 10 मैंने नहीं किया, मैं 10 भी लेबल करूंगी, 11 भी नहीं किया, 11 भी लेबल करूंगी,
तो ये बन गया मेरा रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम की। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं इसी यूनिवर्सल सेट में से एक सेट n विच इज इक्वल टू 4 6 8, एक सेट हम ले लेते हैं s विच इज इक्वल टू 6 4, ठीक है 6 8 ले लेते हैं, 4 को हम छोड़ देते हैं। अब हम इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे इसमें तो हम लोग यूज करेंगे अच्छा, अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। मैं सबसे पहले लेबल कर लूंगी, अभी हमें सेट सी गिवन नहीं है तो हम ये सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ ये एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमें 2 सेट गिवन है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझा देती हूँ। ये मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया यूनिवर्सल सेट का यू मैंने लिख लिया, मैं भूली नहीं। फिर मुझे पता है सिर्फ 2 सेट है, तीसरा सेट मुझे नहीं गिवन, मैं एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करूंगी क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सेट एस है उसके एलिमेंट्स है 6 और 8, जो सेट एन है उसके एलिमेंट्स भी 6 और 8 है। कॉमन आ गया एक, लेकिन एक डिफरेंट है, इसलिए डिस्टिंक्ट सेट्स हैं, उसको भी आप रिकॉल कर लें, सिमिलर सेट्स नहीं है ये। अच्छा 4 6 और 8 आ गया इसमें। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ड्रॉ करूंगी 6 और 8 को एक इंटरसेक्शन में। अब मेरे दिमाग में आएगा अच्छा मैं ऐसे करती हूँ कि मैं 4 ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं यूं करती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ 6 और 8, यहाँ लिख देती हूँ 4, लेकिन ये जगह जो खाली रह जाएगी यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, तो क्यों ना हम उसको ऐसे लिखें कि हम एक सर्कल के अंदर दूसरा लिखें, यहाँ 6 और 8 लिख दें। बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। मैंने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया जो रिप्रेजेंट करेगा सेट एन को। अब मैंने इसमें लिखा 4, अब फिर देखा मैंने कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं और 8 आ रहे हैं, 6 और 8 कॉमन आ रहे हैं। इनको मैं उसी तरह लिखूंगी, एक सर्कल बनाऊंगी इसके अंदर, इसको मैं लेबल करूंगी सेट एस, इसमें मैं लिख दूंगी 6 और 8, हो गया। अब सेट एन के अंदर क्या है, 4 है 6 है 8 है, सेट एस के अंदर क्या है 6 और 8। यूनिवर्सल सेट के अगर मैंने एलिमेंट्स लिखना चाहूँ, मैंने आपको पहले भी लिख के एग्जाम्पल में बताया, मैं फिर लिख के आपको बता देती हूँ। 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे सॉरी 4 लिखा हुआ है, 7 लिखेंगे, 8 ठीक है, उसके बाद 9 10 और 11, ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब यूनिवर्सल सेट की अगर मैं चेक करूँ तो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं। एन सेट में चेक करूँ तो 4 6 8 आ रहा है, ट्रू हो गया। एस सेट में चेक करूँ तो 6 और 8 आ गया, यानी कि मैंने वेन डायग्राम सही बनाई, ये सारे रिप्रेजेंट हो गए। लास्ट कंडीशन में मैंने आपको बता दिया, यूनियन वाली इंटरसेक्शन भी बता दिया है। अब ये जो मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी, ये वाली एग्जांपल दी, ये दो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो कि हम सेट में यूज करते हैं। ये है यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। इसको मैं आपको बताती हूँ। यूनियन तब होता है जब आप किसी चीज को कंबाइन करते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन काउंसिल देखा जब जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब कुछ ज्वाइंट होता है, आप समझते हैं सारे इकट्ठे होके एक काउंसिल है, एक ग्रुप है जिसमें सब कुछ इकट्ठा है। यूनियन भी वैसे ही है, अगर हमें 2 सेट गिवन है, इनका यूनियन क्या होगा, इनको इकट्ठा कर देना, इनको ज्वाइन कर देना। तो इनको ज्वाइन हम कैसे करेंगे, इनको ज्वाइन हम कर देंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे। अब यूनियन किसका होगा, यूनियन करेंगे हम एन और एस का, जो कि इक्वल होगा 4। सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, फिर हम 6 लिखेंगे। अब 6 दोबारा इसमें आ रहा है, हम 2 दफा लिखेंगे नहीं। ये भी सेट्स का एक लॉ है कि हमें रिपीट नहीं करने एलिमेंट्स, जो मैंने आपको पीछे बताए थे। अगर हमने एलिमेंट्स रिपीट कर दिए, हमारा सेट गलत हो जाएगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। गौर से सब सुन लें। अच्छा 6 को हमने रिपीट नहीं करना, उसके बाद हम आगे दोबारा देखेंगे। 6 को हमने रिपीट नहीं किया, 6 को हमने एक दफा लिख दी, क्योंकि ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दोनों को करे, तो एक एलिमेंट जो हम एक दफा लिखेंगे इसकी यूनियन में, वो उन दोनों में आ रहा है, ठीक है। अच्छा 6 और उसके बाद 8 आ गया। यूनियन में ये मैटर नहीं करता कि अगर आपने एक डिजिट, अगर मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया तो वो एस में भी है, क्योंकि यूनियन में तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर यूनियन में 2 लोग इकट्ठे बैठे हैं, 2 मुल्क बैठे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस मुल्क जो है ना, वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अंदर वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। एक दोनों कॉन्टिनेंट्स के अगर मुल्क बैठे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि एक मुल्क दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इकट्ठे बैठे हुए एज अ सिंगल काउंसिल। तो इसी तरह यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये 4 सेम हो, मतलब जरूरी नहीं है कि ये 6 और 8 दोनों इसमें हो, 4 जरूरी नहीं है कि इसमें हो। लेकिन अब जब हम यूनियन करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट क्या है, या ये 2 दफा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो बस ये यूनियन हो गया। अब हम इंटरसेक्शन पे आते हैं। इंटरसेक्शन होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। अच्छा कॉमन क्या होती है, सेम चीज, ये तो सबको पता है। एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे उसके अंदर एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को कैसे लिस्ट करेंगे। अच्छा अब अगर यही 2 सेट्स, बल्कि मैं दोबारा आपको लिख के बता देती हूँ। सेट एन है, यही सेम एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर सके सारी से। 4 6 8 सेट एस है।
सेट एस है 2 6 8 9 4, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को हम लेबल कर लेते हैं पहले, ताकि हमें पता चल जाए इंटरसेक्शन कैसे होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन इज कॉमन एलिमेंट्स। अच्छा, अब 2 है इन दोनों में, नहीं 2 कॉमन नहीं है, 4 है, यस 4 कॉमन है। तो अगर हम लिखें n इंटरसेक्शन s इज इक्वल टू, सेट को हम वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन लिखें, यूनियन लिखें, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लेटर कैपिटल, ये सब कुछ वैसे ही रिमेन रहेगा, सेम रहेगा वैसे ही, ठीक है, इट विल रिमेन द सेम। n इंटरसेक्शन s या फिर s इंटरसेक्शन n दोनों हैं इक्वल, ये एक और प्रॉपर्टी है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, n इंटरसेक्शन s हमने ले ली, तो n इंटरसेक्शन s में हम लोगों ने देख लिया 4 कॉमन है, हम 4 लिख लेंगे। अब 6 पे आए, 6 आ रहा है दोनों में, आ रहा है, 6 को हम एक दफा लिखेंगे, दोनों दफा कुछ भी रिपीट नहीं करना। यूनियन में हमने किया, रिपीट नहीं किया, इंटरसेक्शन में हम रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे। 4 6 8, ठीक है, 8 भी कॉमन है, दोनों में आ रहा है। अब 9 देखते हैं, 9 आ रहा है, नहीं 9 तो नहीं आ रहा। 2 देखा है, 2 है सेट में, नहीं है, 2 हम नहीं लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट लिख रहे हैं, उसमें नहीं आएगा, ब्रैकेट बंद, सिंपल सा आपका इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब कंबाइन करना, टुगेदर करना। अब मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज और बता देती हूँ जो हमारी इन्हीं लॉज में आती हैं, कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, जो मैंने आपको अभी बताया है। सॉरी, A इंटरसेक्शन B दोबारा लिख लेते हैं लेक्स से, ताकि आपको सही से नजर आए। B इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन, सॉरी यूनियन होगा B यूनियन A। ये आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की, जो कि प्रूव्ड है। तो इसी तरह ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सेट्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये कैसे, अगर मैं A या B की इंटरसेक्शन लूँ या B या A की, इक्वल होगी। यहाँ पे देखें, N और S की इंटरसेक्शन वो सेम होगी, S लिखूँ या N लिखूँ, पहले सेम बात हुई, पहले मैं N लिख ली तो चले, दोनों के सेम ही एलिमेंट्स आएंगे। यूनियन में देखो, पहले S लिखूं, S के एलिमेंट्स लिखे 6 और 8, फिर N लूं, N बाद में, N के 4 और 6 और 8 रिपीट नहीं होने, क्या आएगा 6 8 4, वही सेम चीज। यानी कि यूनियन में भी प्रूव हो गया और इंटरसेक्शन में भी प्रूव हो गया। ये हो गया कम्यूटेटिव। अब आ जाते हैं एसोसिएटिव पे। और ये एक्चुअली बोर्ड बहुत भर गया था, तो मैंने सोचा इसे रेस कर देते हैं ताकि सही से समझ आ जाए। तो हम लोग डिस्कस करे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। सबसे पहले हमने डिस्कस की थी कम्यूटेटिव। अब आप लोगों ने खुद इसको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करने लगे थे एसोसिएटिव। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें कम्यूटेटिव को इंटरसेक्शन में, जो मैंने आपको 2 बताई थी सेट्स में, इंटरसेक्शन होती है और दूसरी क्या होती है, यस यूनियन होती है दूसरी, ठीक हो गया। अच्छा, इंटरसेक्शन में आ जाता है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अगर हम 3 सेट्स लेते हैं A, B और C, तो इसको हम लिखेंगे कम्यूटेटिव में होते हैं 2 सेट्स, क्योंकि देखें ना कम्यूटेटिव। अच्छा, ये भी है कि कम्यूटेटिव से आपने याद रखने 2 और एसोसिएटिव से 3। जहां पे भी कम्यूटेटिव आएगा वहां पे 2 जो है सेट्स होंगे, 2 नंबर्स होंगे जिनका आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है, और एसोसिएटिव में हमेशा 3 होंगे, और एसोसिएटिव में ब्रैकेट्स का यूज होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, इंटरसेक्शन में आ गया A और B। अब हमने A और B को इंटरसेक्ट कराना है, तो हम लिखेंगे पहले सबसे पहले A इंटरसेक्शन B। अब इसकी दूसरी फॉर्म लिखनी है। इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताई थी B इंटरसेक्शन A, जी यही होगी। इसका मैंने आपको बताया था कि ये भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि ये कैसे इक्वल होगा। अब हम कर लेते हैं यूनियन का भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। अच्छा, यूनियन में भी हम लोग ले लेते हैं A और B, और यूनियन में वही सेम हो जाएगा। आप लोग भी साथ साथ रिकॉल करें, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो वही सेम चीज होगी, डिफरेंस क्या आ जाएगा यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एसोसिएटिव पे आ जाते हैं। इसको हमने प्रूव करना रहता था। एसोसिएटिव में 3 आ जाएंगे, ठीक है, तो हम 3 सेट्स ले लेंगे A, B एंड C। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन आ गया, हमने लेना है A। अब देखिए ना, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर हम लिखते हैं सिंपल ऐसे A
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये देखिए ये कोई मतलब उस तरह प्रॉपर नहीं लग रहा कि पहले हम किसको सॉल्व करें, पहले हम इसका इंटरसेक्शन लें, इसका लें, इन दोनों का ले लें, या इन दोनों का ले लें, या इन दोनों का ले लें। तो इसलिए वो हमें कंफर्म नहीं, इसलिए वी विल यूज ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स आ गए। अब हमें समझ आ रहा है कि पहले हमने क्या सॉल्व करना है। पहले हम लोग हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, या फिर जो दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी हम पहले इंटरसेक्शन लेंगे बी और सी का, फिर हम इंटरसेक्शन यहाँ पे लेंगे ए और बी का। आंसर सेम आएगा, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा, अब हमने क्या किया कि बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया। अब इस जो इंटरसेक्शन सी है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया होगा कि मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन पहले लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इस ए को मैं यहाँ ले आऊँ। ठीक है, कि बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन है, ठीक है, यूनियन नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब मैं आपको ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाऊंगी। इफ आई टेक अ सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 12 14 19 30, ठीक है, उसके बाद मैंने एक और सेट लिया C विच इज इक्वल टू 50 19 30 14, सॉरी इसको हम कर्ली ब्रैकेट को प्रॉपर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद C, क्योंकि एसोसिएटिव है तो हम 3 सेट लेंगे, 19 11 2 4 6। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है वरना आपका भी ऐसे ही हाल होगा। अच्छा खैर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, अब हम इसको आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अगर मैं लेती हूँ एक साइड पे, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं और फिर हम उसको इरेज करके, या फिर यहाँ पे ये इरेज करके फिर राइट हैंड साइड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन मैंने लेनी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो बी इंटरसेक्शन सी पहले लूंगी। बी और सी में क्या इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन क्या होती है, कॉमन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 50 है, इसमें नहीं है, ठीक है। 19 है, ठीक है, 19 है तो 19 आ गया इंटरसेक्शन में। 30 नो, 14 नो, सिर्फ 19 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, अच्छा ये हम इस तरह नहीं लिखते हैं, हम इस तरह लिखते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 19, ठीक है। अब हम ले लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी का ए से इंटरसेक्शन। अब हम यही सेट यहाँ पे लिखा हमने 19 और यहाँ पे ऊपर हम ये सेट लिखते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ इसका एलिमेंट ही 19 है। यहाँ 19 है, जी 19 है, तो 19 ही कॉमन आया। तो क्या आ गया हमारा आंसर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का ये आंसर आ गया हमारे पास 19। मतलब कि अगर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं, आंसर आया 19। अब हम उसका ए से इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर भी 19 है, क्योंकि एक ही कॉमन एलिमेंट है, वो इसमें भी कॉमन है, 19 ही आंसर आया। हेंस के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर हमारे पास आ जाता है 19, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये कम्यूटेटिव वाला आपको मैंने पहले भी समझा दिया था, तो ये आपको समझ आ गया होगा। हमारा लेफ्ट साइड का आंसर है 19। अब हम राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, RHS। अब यहाँ पे आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको मैं आपको प्रॉपर सॉल्विंग बताती हूँ, पहले मैंने आपको ओवरऑल बताया था। अब अगर हमें प्रॉपरली एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या है इसमें कॉमन, 12 है कॉमन, नहीं, अच्छा इसको हम रेड से करेंगे, ब्लू से कर लेते हैं, ठीक है। 12 कॉमन नहीं है, 14 कॉमन है, 14 कॉमन है। 19 कॉमन है, जी 19 भी कॉमन है। 30 कॉमन है, 30 भी कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए
intersection B is equal to 14, 19 एंड 30। हम लोग जो डिजिट्स यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे 19, 30 ये मैंने आपको पहले भी बताया, इनको रिपीट नहीं करना। अच्छा, A इंटरसेक्शन B आ गया। अब हम लेते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जिसको हम लिखेंगे, जो A है पहले हम वो लिखेंगे 14, 19, 30। हम A इंटरसेक्शन B को भी इसी प्रोसेस से लिख सकते हैं कि पहले हम दोनों सेट लिखे फिर इंटरसेक्शन करें, लेकिन जब हमें पहले यहाँ पे गिवन है, हमें जब पहले पता चल रहा है लेबल्ड है, सही है, ठीक है, हम सर्कल करके देख सकते हैं, तो फिर हमें दोबारा सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम पेपर में, बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये सॉल्विंग करेंगे, जो भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, A इंटरसेक्शन B लेना है पहले, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लेने हैं। ये हमारा पहला सेट आ गया A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये सेट 1 आ गया इंटरसेक्शन। अब हम लिखेंगे सेट C। सेट C क्या है? 19, 11, 2, 4, 6। 19, 11, 2, 4, 6, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वही सेम काम हम करेंगे। हमने एक स्टेप अपना ऐड कर दिया है सॉल्विंग में। ये 19 कॉमन आया, और कुछ कॉमन है आप खुद देखें। 14 नहीं, 19 है, ठीक है, 30 नहीं, 11, 2, 4, 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट्स, कॉमन क्या है? 19, कॉमन हमने 19 लिख दिया। अब मुझे बताएं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है ना? तो हेंस प्रूव्ड कि जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ये थी इसकी इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है। अब मैं इसको रेस करती हूँ, फिर मैं आपको यूनियन का समझा देती हूँ। अच्छा, तो अब हमने जो इंटरसेक्शन का लिखा था वो ये था कि A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन C ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, पहले हो जाते हैं। अब हम इसी को सेम कन्वर्ट कर देंगे यूनियन में। कैसे? हमने लिखा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये तो हो गया इंटरसेक्शन का। अब कन्वर्ट कैसे करना है? एग्जैक्ट इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। इसको हम कैसे लिख देंगे? A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अब इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। सेट ले लेते हैं। सेट A इज इक्वल टू 2, 4, 9। सेट B इज इक्वल टू सेट B इज इक्वल टू 2 नहीं 9 ले लेते हैं। 9 11 सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद सेट C इज इक्वल टू 40, 20, 10, 0। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 3 सेट। पहले हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर कर ली। क्या है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वैसे है A यूनियन B यूनियन C। B यूनियन C को सॉल्व करेंगे। B प्रॉपर सॉल्विंग आपको बता रही हूँ। पहले हम B यूनियन C लेंगे। पहले हम लिखेंगे सेट B इज इक्वल टू 11 यूनियन C लेंगे हम लोग। C क्या है? 40, 20, 10, 0। 40, 20, 10, 0, ठीक है। 40, 20, 10, 0 आ गया। अब इसको यूनियन लेंगे। क्या है यूनियन में? मैंने आपको क्या बताया था? कंबाइन करना है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं देखने, रिपीट नहीं करना, जस्ट इकट्ठा कर दो, इनको कंबाइन कर दो। काउंसिल की एग्जांपल दी थी मैंने। B यूनियन C क्या आ गया हमारे पास? 11, 40, 20, 10 और 0 आ गया हमारे पास B यूनियन C। अब हम लेते हैं A यूनियन B यूनियन C विच इज इक्वल टू A क्या है हमारे पास? A है हमारे पास 2, 4, 9। उसके साथ हम ले लेंगे यूनियन ऑफ जो ऊपर मैंने एलिमेंट स्टेट किए हैं 11, 40, 20, 10, 0,
ठीक है, अब इनका यूनियन ले लेंगे। यूनियन फिर हमने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट नहीं देखने, इनको कंफ्यूज नहीं करना। यूनियन मतलब कंबाइन, ठीक है। 2 4 9 एज इट इज आ जाएंगे। हमने ये नहीं देखना कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, कहाँ है, बस रिपीटिशन यूनिट देनी। 11 40 हमने पहले देखा ना कोई कॉमन नहीं है तो हमें इसको देखने की जरूरत नहीं, अब तो नहीं दोबारा नंबर आ रहा, बस नॉर्मली लिखते जाएंगे, ठीक है। 20 10 0 ये आ गया हमारा यूनियन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको हम ब्लू मार्कर से लिख लेते हैं। अच्छा, ए क्या है हमारे पास, 2 4 9 2 4 9, इसका हम यूनियन ले लेंगे। किससे ले लेंगे, बी से। बी है 11, ठीक है। अच्छा, इसका यूनियन आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, 11। 2 4 9 वैसे ही लिख देंगे और 11 भी वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। अब हम लेंगे यूनियन ऑफ ए यूनियन बी, ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया, अब इसका सी से यूनियन ले लेंगे। ए यूनियन बी, यूनियन ले लिया हमने इसका सी से, इज इक्वल टू, पहले हम ए यूनियन बी लिस्ट करेंगे। 2 4 9 11 यूनियन किससे लेंगे, सी से। 40 20 10 0 40 20 10 0। अब यूनियन लिख लेते हैं इसका। 2 4 9 11 और यूनियन हमने लिखा आगे 40 20 10 0। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने 2 वैसे ही लिख दिया, 4 वैसे ही, यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, हम वैसे ही इनको लिख देंगे। अब हम टैली कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ है कि नहीं। 2 4 9 2 4 9, ठीक है। 11 40 20 10 और 0 सेम हुई है, हेंस प्रूव्ड के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इन द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।